हेलो दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का रामप्रसाद आईएएस में हार्दिक स्वागत है। आइए, कल की क्लास आप सभी लोगों ने देख ली होगी, मेरा विश्वास है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने एक बार इस नोट्स को रीड करा दिया था, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। एक बार और पुनः द्वारा इसे रिपीट करते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों में इसे सब्सक्राइब और शेयर के लिए कहें, और जो भी संविधान की समझ रखना चाहता है वह इससे जुड़कर अपनी समझ को और बेहतर बना सकता है। चलिए, तो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इसके नोट्स को देखते हैं। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.आर. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों को चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुक्त आयुक्तों के प्रांतों से, यानी प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1940 में संपन्न हुए। 296 सीटों यानी ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी।
प्रांतों की विधानसभाओं के का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार 3 आधारों पर कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1940 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें से 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि और 229 प्रतिनिधि प्रांतों के शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई। तो जो लास्ट अधिवेशन हुआ वो 24 जनवरी को हुआ था 1950, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनीगल नरसिंह राव यानी BR राव को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया। तो कई बार पूछता है कि संविधान का जो सलाहकार था वो कौन था, तो BR राव। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नंबर 1 विजयालक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृता कौर, तीसरी सरोजिनी नायडू, चौथी सुचेता कृपलानी, 5वीं पूर्णिमा बनर्जी,
छठी लीला राय, सातवीं जी दुर्गाबाई, आठवीं हंसा मेहता, कमला चौधरी, नवीं 10वीं रेणुका रे, 11वीं मालती चौधरी, 12वीं दक्षियानी बेलायुधन, 13वीं बेगम एजाज रसूल, 14वीं एनी मस्करिनी तथा 15वीं अम्मू स्वामीनाथन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1940 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने। कब? 1934। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया था? तो ये आप सभी को पता होगा किसने दिया। तो एम.एन. रॉय ने। एक बार और देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। अगर व्याख्या देखें तो वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वह 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वह 10 लाख। कैबिनेट मिशन वर्ष 1940 में भारत में आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख
व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। कैबिनेट मिशन वर्ष 1940 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे, और वो नहीं था वो है विलियम वुड। तो इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं था। कौन था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन मार्च 1940, डेट पूछिए याद है कि कब आया था? मार्च 1940 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैट्रिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे उस समय, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1940 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर यानी नौसेना मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत। एक बार और कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1940 के अंतर्गत किया गया था। 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे तो जवाहरलाल नेहरू। 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या: 24 अगस्त 1940 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1940 को कार्यभार संभालेगी। द डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अगस्त। दोस्तों पेंसिल लानी है, आप सब्सक्राइब करो, शेयर, इससे इसके लिए पेंसिल भी आ सके, बहुत महंगी आती है, 8-10 हजार रुपये से कम नहीं आएगी। 2 सितंबर 1940 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो यह नहीं थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना 1940 के आधार पर 24 अगस्त 1940 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा
से 2 सितंबर 1940 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1940 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1940 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन 9 के बेबिल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो कथन सही है। बेबिल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बट जाता, तो गलत है। बेबिल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेबिल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, तो कथन 1 सही है, परंतु कारण गलत है और 1 सही है। अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्कीबाल्ड बेबिल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबिल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबिल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर, एक वायसराय दूसरा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबिल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। एक बार और देखते हैं। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथिगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड बेबिल वायसराय बना तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए और उन्होंने भारतीय प्रशासन को संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबिल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबिल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना प्रावधान शामिल थे। बेबिल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। कथन सत्य है पर कारण गलत है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य यानी सही है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये गलत है। तो ऐसे देखो क्लिक कर लें, गलत है तो ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये भी गलत हो गया। तो दो, तो देखो जी गलत हो गई। देखो ऑप्शन तो निकल आया। वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए, तो ये दोनों सही है। तीसरा, चौथा, मैं ट्रिक से ऑप्शन निकाल लेता हूँ उसको। और ऐसे ही मैं जैसे एग्जाम देता था तो समय करता हूँ, अब भी देता हूँ, तो अब भी ऐसी ट्रिक से ऑप्शन निकाल लेगी। इससे क्या है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट अच्छी तरीके से बताए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो सही ऑप्शन सी 3 और 4 के 3 और 4 से। व्याख्या देखते हैं तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे, यानी बहुदलीय थी। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन अनेक समितियों का संचालन के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं, गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ए और डी और ऑप्शन होगा इसमें। तो देखिए ऑप्शन डी एक बार और। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वहां पूछा था कि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तब गलत था। और ये कह रहा कि नहीं थी, तो सही हो गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो गलत। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यानी थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो गलत है। ये सही है, तो ये सही है। वो गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, सही। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये तो गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो एक बार और निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन गलत पूछ रहा है। तो उसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, तो गलत है, नहीं किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था।
सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ये भी गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। ये सही। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, तो ये गलत है। तो भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। तीसरा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। चौथा, सरकार द्वारा संवैधानिक मामला उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभा द्वारा, सीधे जनता द्वारा। गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। भारतीय राज्य के शासकों से नामांकन द्वारा। गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ये भी गलत। तो प्रांतीय सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, IMP। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक सेकंड, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम मनोनीत और उपसभापति कौन है? तो फ्रैंक एंथोनी। व्याख्या, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष
सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी, अगर स्थायी पूछे तो एच.सी. मुखर्जी और अस्थायी पूछे तो फ्रैंक एंथोनी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1940। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1940 को। भी भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1940 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1940 को उसकी प्रथम, और क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा का गठन कब हुआ तो दिसंबर में हुआ था 1940 को, यानी 9 दिसंबर 1940। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो भी 9 दिसंबर 1940। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो कल 22 जनवरी 1940 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा तो अभिप्राय हमने जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, यह भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेश किया था। उद्देश्य का में देखा लिखा है कि हम भारत के लोग, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं तो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन है 1 और 2 3। चलिए एक बार और देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं तो गलत, ऑप्शन ए सही 1 और 2 3। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है, तो इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन तो अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अनुच्छेद भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं। तो 24 जनवरी 1950। कब? तो 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलानी है इसमें। तो कह रहा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा पहले का चौथा? ऑप्शन बी। एक बार और, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो एस.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णाचारी। चौथा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं व्याख्या। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले और अस्थायी उपाध्यक्ष पूछे तो फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.आर. राव थे। एक बार और, के भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.आर. राव थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनीगल नरसिंह राव यानी बी.आर. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एक सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था तो बी.आर. राव, जो कि संविधान के सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.आर. राव द्वारा। व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.आर. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.आर. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.आर. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष
संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया? बी आर राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अगला, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं। व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो कब? 17 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 तक चला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? लागू नहीं कह रहा, वो तैयार। तो 26 नवंबर 1949 को, यानी पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता यानी एक नागरिकता, सेकंड, तो इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद पूछता है इन्हें एक बार देखिए। नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते। अगला, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। हालांकि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 यानी ऑप्शन बी। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 नहीं, 26 नवंबर 1950। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 1949 में बनकर तैयार हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
अगला क्वेश्चन, सॉरी व्याख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत की डेट है। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन? तो 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को।
भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ऑप्शन बी सही है। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ तो ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1940 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान में कार्य किया था। तो स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प भी है। यानी जो डॉक्टर अम्बेडकर थे 1940 में बंगाल के पूर्वी प्रांत से हुए थे, लेकिन विभाजन के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर ने बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी सीट से त्यागपत्र किन्होंने दिया, तो एम आर जयकर ने दिया था। किसने? एम आर जयकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन बी 1891 में जन्म हुआ, 1956 में मृत्यु हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1940 को दिल्ली में हुई। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलवें सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रगति भारत सरकार अधिनियम 1945 के पारित होने के रूप में हुई, तो सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रबंध किया, तो अभी सही है। तो निम्न उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की जो प्रगति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रबंध किया। 1 और 2 दोनों सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलवेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलवेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। एक सेकंड हम देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन और बचे। चलिए एक पेज और है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, यह भी सही है, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। यानी ऑप्शन बी, ए, आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अगर यहाँ पे होता, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे प्रावधान है जो लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं, तो फिर ऑप्शन ए हो जाता, यानी वो सही व्याख्या करता। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी तो मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी तो मौलाना आजाद ने। क्या क्या देखते हैं। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की। तो अबुल कलाम आजाद ने। सिफारिश तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन महात्मा गांधी, डी। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो यह स्टेटमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, इसे कभी पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है।
तो किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम करने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रेनविल ऑस्टिन का यह स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बने थे। तो पूछ सकता है कि दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य किसका है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का है। अगर पूछता है वो कि किस पुस्तक में, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? तो आपने हमें देखा 15 थी। कितनी? तो 15 थी। टोटल कितनी महिला थी? तो 15 थी। चलिए देखते हैं क्लास कितनी बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे की क्लास हो गई। ज्यादा बड़ी क्लास फिर मन नहीं लगता। तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं कि हम इसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। आने वाले समय में इस क्लास की क्वालिटी और बढ़ाई जाएगी। वैसे तो आप इसे 1440 में देख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।